हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर एजुकेटर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में। क्या फॉर्मूला होता है और उस पर बेस कुछ सवाल करेंगे। लेकिन ये शुरू करने से पहले पिछले वीडियो में हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था और उससे उसका जुड़ा हुआ प्रॉपर्टीज़, मेथड ऑफ चार्जिंग ये कंप्लीट किया हमने। पहले 2 सवाल करेंगे, फिर आगे का जो थ्योरी है वो पढ़ना शुरू करेंगे। और ये सारे क्लास के PDF लेने के लिए टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए क्लास को शुरू किया जाए। चार्ज के बारे में बात करते हैं। तो पहला सवाल है आज का, ये पिछले वीडियो में पढ़ाया गया कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि व्हेन द वेलोसिटी ऑफ रिलेटिविस्टिक चार्ज्ड पार्टिकल इंक्रीजेस इट्स स्पेसिफिक चार्ज। सबसे पहला होता है रिलेटिविस्टिक। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके स्पीड लाइट के स्पीड के कंपैरिजन में हो तो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल हो जाता है। और दूसरा पॉइंट जो है मेंशन किया हुआ है, ये पॉइंट है स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज का क्या मतलब होता है? ये सिंपली जो मिल्कन एंड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था वहाँ से इसका कॉन्सेप्ट आया है। स्पेसिफिक चार्ज को बोलते हैं चार्ज डिवाइडेड बाय मास। हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो चार्ज होता है वो चार्ज उसके स्पीड से इंडिपेंडेंट होता है। मतलब ये जो चार्ज होता है, स्पीड कितना भी हो जाए तो चार्ज क्यू का वैल्यू कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। वहीं पे मास m की अगर बात करें तो अगर बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाएगा तो जो मास है ऑब्जेक्ट का वो इंक्रीज़ करना शुरू कर जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अगर स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाता है, पार्टिकल रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है, उसके स्पीड लाइट के स्पीड को अप्रोच करता है, इसका मतलब होता है कि मास बहुत ज़्यादा हो गया। और मास जब जैसे ही ज़्यादा हो जाएगा किसी भी नंबर में, डिनोमिनेटर नीचे वाला हिस्सा जब बढ़ जाता है तो इस पूरे का पूरा जो रेशियो है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ये वैल्यू क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर चार्ज पार्टिकल है उसका स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाता है, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है, उस केस में उसका चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा लेकिन मास इंक्रीज हो जाएगा। और इस वजह से स्पेसिफिक चार्ज जो कि Q/m होता है, चार्ज को जब मास से डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू मेरा डिक्रीज करना शुरू हो जाता है क्योंकि मास इंक्रीज हो रहा है। ये था पहला सवाल। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, ये भी एक बहुत ही बेहतरीन सा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, बेसिक उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। बोलता है कि क्या होता है श्योर चेक प्रेजेंस ऑफ चार्ज का? रिपल्शन होता है या अट्रैक्शन होता है? एक बात याद रखिएगा कि अट्रैक्शन की जो बात होती है, अट्रैक्शन जो होता है ये ज़रूरी नहीं कि अपोजिट चार्ज के बीच में ही हो। अट्रैक्शन जो होता है ना, 2 केसेस में हो सकता है। एक हो सकता है अट्रैक्शन किसके बीच में? एक अट्रैक्शन हो सकता है चार्ज्ड एंड न्यूट्रल बॉडी के बीच में, क्योंकि हमने पढ़ा है कि किसी भी न्यूट्रल बॉडी के नज़दीक में कोई चार्ज बॉडी आता है तो चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी पे चार्ज इंड्यूस करता है, यहाँ से अट्रैक्शन पॉसिबल है। दूसरा होता है सिमिलर चार्ज के बीच में भी अट्रैक्शन पॉसिबल होता है। सिमिलर चार्ज के बीच में भी अट्रैक्शन पॉसिबल हो जाता है। क्यों? मान लिया हमने कि एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे दिया है, बहुत हाई इंटेंसिटी का पॉजिटिव चार्ज है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है, और इसके पास में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, इस पे चार्ज कैसा है? थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज दिया है। तो इस ज़्यादा चार्ज की वजह से यहाँ पे इंडक्शन हो जाएगा और उस इंडक्शन की वजह से यहाँ पे इफेक्टिवली अट्रैक्शन का पॉसिबिलिटी है। तो अट्रैक्शन अगर हो रहा है तो इस पे ये बोलना कि चार्ज सेम नेचर का होगा, ये आपका अपोजिट नेचर का होगा, ये गलत है। क्योंकि अट्रैक्शन चार्ज बॉडी और न्यूट्रल के बीच में हो सकता है और साथ ही साथ 2 सिमिलर चार्ज के बीच में है। लेकिन अगर रिपल्शन हो रहा है तो रिपल्शन ये बात का कंफर्मेशन है कि चार्ज कैसा है? सिमिलर चार्ज है। तो रिपल्शन जो होता है इसका इस्तेमाल करते हैं हम ये चेक करने के लिए कि इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है या नहीं है, दोनों ऑब्जेक्ट पे चार्ज है या नहीं है। ठीक है, तो बॉडी कैसा हो जाएगा आपका? अगर रिपल्शन फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो दोनों के बीच पे दोनों पे जो चार्ज है वो कैसा है? सिमिलर नेचर का है। तो रिपल्शन का हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन को चेक करने के लिए, ना कि अट्रैक्शन। ये तो बहुत छोटा सा लेकिन बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड बेहतरीन क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में। सबसे पहला बात होता है कि कूलम्ब्स लॉ का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, ये होता क्या है। दरअसल में हम जानते हैं कि अगर 2 चार्ज कहीं भी रखा हुआ है, इस दोनों के बीच में फोर्स लगना अनिवार्य हो जाता है। मतलब कन्फर्म है कि फोर्स लगेगा। अब ये इस बात पर निर्भर करता है, इस बात पर डिपेंड करता है कि इसके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो अट्रैक्शन है या रिपल्शन है। चार्जेस अगर ऑपोजिट नेचर के होंगे अट्रैक्शन होगा, चार्जेस अगर सिमिलर नेचर के होंगे रिपल्शन होगा। सवाल ये उठता है कि इसके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो कितना फोर्स होता है।
मान लिया एग्जाम्पल के लिए कि ये जो चार्ज है वो सेम नेचर के हैं, तो ये जो पहला चार्ज है दूसरे को इधर रिपल्शन देगा और दूसरा वाला चार्ज है पहले वाले को इधर रिपल्शन देगा। तो कूलम्स ना ये फॉर्मूला था, ये कैलकुलेट किया इसका वैल्यू, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ। सबसे पहला है कि ये जो लॉ है एप्लीकेबल होता है, हर जगह नहीं होता है, दो केस में होता है। कहाँ कहाँ होता है? लॉ एप्लीकेबल फॉर, दो कंडीशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सी जगह बातें मेंशन नहीं की जाती है, ना ही लिखी होती है। पहला होना चाहिए कि पॉइंट चार्ज के बीच में ये लॉ लगता है। अगर बॉडी है उसका कुछ डायमेंशन हो जाए वहाँ पे ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा होता है कि जो चार्ज हम कंसीडर कर रहे हैं, दोज चार्जेज शुड बी एट रेस्ट, चार्जेस शुड बी एट रेस्ट। ये जो चार्ज रखा हुआ है कैसा होना चाहिए? स्टेशनरी होना चाहिए। और चार्जेस कैसे होना चाहिए? पॉइंट चार्ज होने चाहिए। अगर ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उस केस में ये लॉ कहता है, क्या कहता है? लॉ स्टेट्स दैट इसके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा वो चार्जेस के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों चार्ज, जितना ज़्यादा चार्ज होगा फोर्स उतना ज़्यादा होगा, डिस्टेंस जितना कम होगा फोर्स उतना ज़्यादा होगा। डिस्टेंस अगर बढ़ाएंगे तो फोर्स का वैल्यू घट जाएगा। तो लॉ स्टेट्स दैट electrostatic force of interaction electrostatic force of interaction electrostatic force of interaction between two charges is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them। मतलब दो चार्जेस के बीच में अगर फोर्स निकालना है तो फोर्स कैसा होता है? फोर्स का मैग्नीट्यूड, चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड होता है उसके प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मैथमेटिकली अगर इसको लिखते हैं हम तो कैसा दिखता है? ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, फोर्स F प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, साथ ही साथ F का वैल्यू होगा प्रोपोर्शनल 1/r² का। मैथमेटिक्स का ये रूल होता है कि जब भी आप किसी प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हो, किसी भी प्रोपोर्शनैलिटी को अगर आप रिमूव करते हैं, उस केस में हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो फॉर्मूला हो गया k Q1 Q2/r²। ये जो कांस्टेंट k होता है, k की अगर हम बात करते हैं तो k दो बातों पे डिपेंड करता है। k की अगर बात करते हैं तो k दो बातों पे डिपेंड करता है। सबसे पहला k को क्या बोलते हैं? k को बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहते हैं। दिस इज नोन एज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और जो k होगा इसकी वैल्यू होगी, ये डिपेंड करता है दो बातों पे। डिपेंड्स, क्या है वो दो बात? पहला डिपेंड करता है सिस्टम ऑफ यूनिट पे, किस यूनिट में आप इसको मेजर कर रहे हैं। एसआई में कुछ और होगा, सीजीएस में कुछ और होगा, साइज ऑफ यूनिट पे डिपेंड करेगा। और दूसरा ये जो k होता है इसके वैल्यू मीडियम पे भी डिपेंड करता है। एयर में इसका वैल्यू कुछ और होगा, किसी और मीडियम में जाएंगे तो इसका जो वैल्यू होगा वो कुछ और हो जाएगा। सवाल है कि इस k का कौन सा वैल्यू हम याद रखेंगे जो क्वेश्चन बनाने में हमें इस्तेमाल करना है। तो ये जो k होता है, k का वैल्यू निकाला गया, सबसे पहला इसका एक्सप्रेशन दिया गया, ये वैल्यू था 1/4πε0। और इस 1/4πε0 का वैल्यू दिया गया 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो k का अगर यूनिट पूछा जाए आपसे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है और k का वैल्यू 1/4πε0 होता है। ये जो E0 लिखा है, दिस इज नोन एज द एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट होता है, इसको क्या कहते हैं? ये होता है परमिटिविटी होता है। दिस इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस होता है। फ्री स्पेस कहने का मतलब वैक्यूम होता है जहाँ पे कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, इसे बोलते हैं परमिटिविटी। अब इसका परमिटिविटी का वैल्यू भी होता है, और परमिटिविटी का वैल्यू कितना होता है? 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर।
तो क्या बात है हमने पढ़ा कि दो चार्जेस है Q1 Q2, तो उसके बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है चार्ज के मैग्नीट्यूड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और वहाँ पे जो फॉर्मूला होता है फोर्स का वो होता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ पे K होता है उसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहते हैं और इसका वैल्यू दो बातों पे डिपेंड करता है, एक सिस्टम ऑफ यूनिट पे मतलब किस साइज़ का यूनिट ले रहे हैं और दूसरा किस मीडियम में आप बात कर रहे हैं। के का वैल्यू जब क्वेश्चन बनाएंगे वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे 9 इंटू 10⁻9 और के को हम लोग 1/4 एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो परमिटिविटी होता है फ्री स्पेस का, मतलब वैक्यूम की बात करते हैं, और जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसका वैल्यू कितना होता है 8.854 इंटू 10⁻12 होता है। अब यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है कि एक सवाल के जरिए समझें इस बात को कि हमारे पास अगर दो चार्ज दिया हुआ है, क्या दिया है हमारे पास अगर दो चार्ज दिया हुआ है, सपोज करते हैं ये है Q1 चार्ज, एक मान लिया हमने बहुत ज़्यादा चार्ज है, और दूसरा चार्ज कैसा है Q2 दिया हुआ है। तो अगर हम बोले आपसे कि यहाँ पे जो Q1 है इसका वैल्यू ज़्यादा है Q2 के कंपैरिजन में, तो किस चार्ज पे फोर्स ज़्यादा लगेगा, तो आपका जवाब क्या होगा। आमतौर पे जवाब होता है कि जिसका चार्ज ज़्यादा होता है उस पर फोर्स ज़्यादा लगता है, लेकिन ये बात बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इन दोनों के ऊपर में जो लगने वाला फोर्स होता है, जो फर्स्ट सेकंड पे फोर्स लगाता है वही फोर्स सेकंड फर्स्ट पे लगाता है, मतलब इनके बीच जो भी फोर्स लगता है वो एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। ये होता है इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगता है और डायरेक्शन कैसा होता है, अपोजिट होता है, याद रखिएगा। तो अगर दो चार्जेस की आप बात करते हैं तो दोनों चार्ज के बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है इसका मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होता है और डायरेक्शन कैसा होता है, अपोजिट होता है। तो यहाँ पे चार्ज चाहे दोनों का मैग्नीट्यूड कितना भी हो, इन दोनों के बीच जो फोर्स होगा उसका वैल्यू सेम हो जाएगा। जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया है कि मेरे पास दो चार्ज है, एक चार्ज जो मेरा दिया है वो कितना है, ये चार्ज +2 माइक्रोकूलम है, वहीं पे जो सेकेंड चार्ज है -3 माइक्रोकूलम है। मैग्नीट्यूड वाइज बात करेंगे तो ये चार्ज 2 है और ये चार्ज 3 यूनिट है। इसके बावजूद भी इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा, ऑब्वियस ही बात है कि चार्ज यहाँ पे ऑपोजिट नेचर का है, तो जो फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा वो कैसा होगा, ये अट्रैक्शन का फोर्स हो जाएगा। मान लिया हमने कि पहले वाले पे फोर्स F1 लगा, दूसरे पे फोर्स F2 लगा, क्योंकि इन दोनों चार्जेस पे एक दूसरे के द्वारा लगाया गया फोर्स का वैल्यू सेम होता है, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर में लगते हैं, तो ये फोर्सेस क्या होंगे, बराबर होंगे। और वहीं पे अगर हम इनका रेशियो फाइंड करें तो रेशियो का वैल्यू कितना हो जाता है, तो रेशियो का वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाता है। ये बहुत ही एक सिंपल किस्म का आपका कूलम्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी, इस लॉ का जो इसेंस होता है। आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का और क्लियर हो जाए। जो अगला सवाल दिया है यहाँ पे, ये भी बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है और ये आपके पीछे जो पढ़ा टॉपिक है कंडक्शन, उस पर बेस्ड है। कंडक्शन में हम जानते हैं कि दो ऑब्जेक्ट को जब पास में रखते हैं तो जो चार्जेस होते हैं वो दोनों पे बढ़ जाते हैं, यही कंडक्शन का जो मेथड होता है। इस सवाल में कहता है कि यहाँ पे दो आइडेंटिकल स्फीयर पहले दिए गए, यहाँ पे दो आइडेंटिकल स्फीयर पहले ले लेना है, ठीक है। एक का चार्ज कितना बोला है लेने के लिए, तो 16 माइक्रोकूलम, वहीं पे जो दूसरा है इसका चार्ज कितना है, -8 माइक्रोकूलम है, और इसके बीच का डिस्टेंस कुछ कितना दिया है, r दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें जब शुरुआती दौर में फोर्स का वैल्यू कितना लग रहा है, F लग रहा है, तो इस F का अगर वैल्यू हम लिखते हैं तो ये कितना हो जाता है, K हो जाता है। ये हो गया चार्ज 16, दूसरे का चार्ज हो गया 8 और डिस्टेंस कितना हो गया, r²। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। साथ में इसके बाद अब बोलता है कि अब दोनों को टच कर दिया गया और फिर से इसको उसी डिस्टेंस पर रख दिया गया जहाँ पे वो पहले था। अब जैसे ही इस दोनों को एक दूसरे से हम टच कराते हैं तो टच कराने से क्या होता है, टच कराने से यहाँ पे कंडक्शन हो जाएगा। ये जो 16 माइक्रोकूलम है और -8 माइक्रोकूलम जो चार्ज पहले था, ये चार्ज नहीं रहेगा, कितना हो जाएगा, अब ये दोनों पे चार्ज बढ़ जाएगा। इसका 16 है, उसका कितना है, -8 है, दोनों को लिख दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, विच मीन्स 8/2, मतलब चार्ज कितना आ गया, 4। और उसी तरीके से यहाँ भी चार्ज कितना आ जाएगा, 16 - 8 डिवाइडेड बाई 2, विच मीन्स 8/2, तो चार्ज का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 माइक्रोकूलम चार्ज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। क्यों ये चार्ज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हो गया कंडक्शन, तो ये चार्ज नहीं होगा, ये चार्ज नहीं होगा। यहाँ पे कंडक्शन के बाद जो चार्ज आपको मिलेगा, दोनों का चार्ज जोड़ने पे और उसको 2 से भाग देने पे जो चार्ज आएगा, वही चार्ज इस जगह पे दोनों बॉडी पे होगा। अब इस बाद के केस में जब फोर्स निकालेंगे तो K हो जाएगा, Q1 का वैल्यू 4 हो जाएगा, Q2 का वैल्यू भी 4 हो जाएगा और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r² हो जाएगा। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 दिया है। हम चाहते हैं F2 निकालना, F1 हमको मालूम है। तो जब भी ऐसा एक दो इक्वेशन में सॉल्व करना हो तो कोशिश कीजिए कि दूसरे वाले को पहले वाले से डिवाइड कर दीजिए।
तो दूसरा वाला जो वैल्यू F2 हो गया और पहले का वैल्यू कितना हो गया, F हो गया। F2 की बात करेंगे तो हो जाएगा K हो जाएगा, और ये हो गया 4 × 4 बाई कितना हो जाएगा R² डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा K हो गया, और ये हो गया 16 × 8 हो जाएगा, और ये डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा R²। ये खत्म हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। सो अल्टीमेटली क्या मिलेगा आपको, 4 × 4 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 16 × क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहीं पे देखोगे आप तो 4 से 8 हो जाएगा 2 टाइम्स, और 4 से 16 हो जाएगा 4 टाइम्स, एंड 1/4 × 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो F2 फोर्स आया, जो सेकेंड केस में हमको फोर्स का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा वो कितना हो जाएगा, F2 का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस का जो फोर्स हो जाएगा उसका 1/8 आ जाएगा। ये जो फोर्स का वैल्यू हमने बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर लिया इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहे थे। तो उम्मीद करते हैं सवाल आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये सवाल क्या दिया है कि 2 फिक्स्ड चार्जेस, एक है +4Q दूसरा है +1Q, इसे रखा गया कितनी दूरी पे, तो 3 मीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है। बोला है कि एक पॉइंट बताइए दोनों के बीच में जहाँ पे अगर थर्ड चार्ज +Q रखते हैं तो इक्विलिब्रियम में हो। जैसे ही बात होता है इक्विलिब्रियम का, इसका मतलब ये हो जाता है कि नेट फोर्स कितना हो जा रहा है, इस पे 0 हो जा रहा है। तो पूछ रहा आपसे कि बताइए उसको कहाँ पे हम रखें कि इस चार्ज के ऊपर में किसी तरह का फोर्स फील ना हो। पहला चार्ज है +4Q और दूसरा चार्ज है कितना है, +Q दिया है। यहीं पे एक तीसरा चार्ज है जिसका वैल्यू कितना है, ये चार्ज +Q है। मान लिया हमने इस चार्ज को यहाँ पर रख दिया है। पहले से इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस थी वो कितनी है, 3 मीटर है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि आप बताइए डिस्टेंस का वैल्यू कहाँ से रखना है। एट व्हाट पॉइंट द चार्जेस अ थर्ड चार्ज +Q मस्ट बी प्लेस्ड। तो ऐसा अज्यूम करते हैं, मालूम नहीं कि पहले वाले से x डिस्टेंस रखा हमने, दूसरे वाले से 3 - x हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, x है, और यहाँ पे चार्ज q दिया है। जाहिर सी बात है कि +4Q चार्ज इस Q चार्ज को इधर की तरफ रिपल्सन देगा कुछ फोर्स। मान लिया कि फोर्स की वैल्यू कितना है, F1 है। वहीं पे ये Q चार्ज फिर से इसको रिपल्सन देगा कुछ इधर लेफ्ट की तरफ। अब बोला जा रहा है कि वो इक्विलिब्रियम में है, और जब दो फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट पे लग रहा हो, इक्विलिब्रियम का सिचुएशन चाहिए, तो नेट फोर्स 0 करने के लिए वी ऑल नो दैट क्या होना चाहिए, ये जो फोर्स F1 है इसका मैग्नीट्यूड और F2 का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हो जाने चाहिए। जब फोर्स F1 और F2 का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, F1 का वैल्यू लिखेंगे तो K हो जाएगा। इसमें एक चार्ज है 4Q और दूसरा चार्ज जो इस पॉइंट पे रखा हुआ है, लेट से A पॉइंट लेते हैं, इसको B पॉइंट लेते हैं और इसको C पॉइंट लेते हैं। तो A पे रखा हुआ चार्ज 4Q है और पॉइंट B पे रखा चार्ज कितना है, Q है, और इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो x दिया है तो x² लिखेंगे। और वहीं पे दूसरे साइड से जो लग रहा है फोर्स इसके ऊपर में F2, इसमें चार्ज कौन सा हो जाएगा, तो B पे चार्ज +Q है और C पे चार्ज भी कितना है, +Q है, तो K हो जाएगा, Q1 हो गया, Q2 हो गया, और डिस्टेंस की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस 3 - x का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से देखोगे तो K और K कैंसिल हो जाएगा, ये Q यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। तो एक्सप्रेशन आ गया फाइनली 4/x², और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/3 - x होल स्क्वायर। अगर हम चाहे तो इस 4 को लिख सकते हैं 2, नीचे हो गया x, इस पूरे का पावर 2 लिख सकते हैं, और ये राइट साइड में हो जाएगा 1/3 - x का पावर 2 हो जाएगा। अब जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्योंकि पावर दोनों का सेम है तो बेस भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सो 2/x डिवाइडेड बाई 3 - x, तो ये हो जाएगा 2 × 3 - x, और ये बराबर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। 3 × 2 = 6 - 2x = x हो जाएगा। तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2x + x हो जाएगा, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 3x, और ये कितना हो गया 6। x की अगर वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6/3 मतलब 2 मीटर। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स 0 आया, x का वैल्यू कितना आ गया, 2 मीटर, मतलब इस वाले चार्ज से डिस्टेंस निकालेंगे 2 मीटर, तो इस वाले चार्ज से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 मीटर, बिकॉज 3 - 2 कितना होता है, 1 मीटर होता है। तो ये बहुत ही फंडामेंटल टाइप का क्वेश्चन था, कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड। बेसिक सा फॉर्म पढ़ा हमने, स्केलर फॉर्म में पढ़ा। इसके बाद जो अगला पॉइंट होता है कूलम्ब्स लॉ में, वो होता है वेक्टर फॉर्म, और वहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स निकालना हम लोग सीखते हैं, लेकिन इसके बारे में हम लोग कवर करेंगे अगले वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही रखते हैं, एंड इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट देन डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, बाय बाय।